धर्मपुर नाम का एक राज्य था और वहाँ के राजा का नाम धर्मराज था। वहाँ के राज्य में राजा का अच्छा नाम था। एक बार महाराज की पत्नी धनलक्ष्मी महाराज को देखकर कहती है, महाराज, हम हमारे नगर में घूमने के लिए कई दिनों से नहीं गए हैं। यदि आपके पास समय हो तो हम घूमने जा सकते हैं महाराज। अचानक ये इच्छा कैसे जाग गई महारानी? हमारे नगर में तो देखने योग्य कुछ भी नहीं है। हमें किसी और नगर में जाना चाहिए। नहीं महाराज, हमारे नगर में हस्तकला की मांग बहुत बढ़ गई है, ये हमें पता चला है। नवरत्न, जरी की साड़ियाँ और सुंदर सुंदर कपड़े सुना है यहाँ से दूसरे शहर जा रहे हैं। एक बार मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ वो कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। हाँ हाँ महारानी, आपने सही सुना है। हमारे यहाँ हस्तकला के कलाकार जो रत्न और जरी से जुड़े हुए वस्त्र तैयार कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब है। लेकिन राज दरबार में आज मेरी महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन मैं कल आपको ले जाऊंगा। महारानी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और महाराज सभा के लिए निकल जाते हैं जहाँ मंत्री लोग और सेनापति होते हैं। क्या समस्या है? ये सभा किस लिए बुलाई गई है? महाराज, हमारे यहाँ हर वर्ष लोगों को काशी यात्रा पर भेजने की परंपरा है। काशी यात्रा में जो आने जाने का खर्चा होता है उसका बस 1/4 उनसे लेकर बाकी के 3 हिस्से उन्हें देकर राज्य द्वारा भेजा जाता है। ये मेरे पिता श्री का वचन है जो चल रहा है, इसमें नई बात क्या है? महाराज, काशी यात्रा पे जाना मामूली बात है, लेकिन नई बात ये है कि हमारे राज्य के कुछ अधिकारी काशी यात्रा पे जाने वाले लोगों से हमारे जानकारी के बिना पैसे वसूलते हैं, ऐसा हमारे गुप्तचरों ने कहा है। तो ये पैसे कौन वसूल रहा है, ये बात जानकर उन्हें दंड दिया जाए ताकि ऐसी हरकतें वो दोबारा ना करे। इसी पर ये सभा बैठी है। नहीं महाराज, हमारे मुनीम को कुछ गलत सूचना मिली है। आपने तो देखा ही है हमने कितनी ईमानदारी से आपके काम किए हैं। अगर आप पता लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। किसी ने अब तक तो ये बात नहीं कही है। आपका कहना उचित है मंत्री जी। हमारे यहाँ जितने भी मंत्रिमंडल है सभी ने ईमानदारी से ये काम किया है। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई होती तो हमारे मंत्री जी को ये सूचना अवश्य मिलता। और हमारे काशी यात्रा पर जाने वाले लोगों ने आपको ये बात कभी कही है? नहीं महाराज, वो तो अधिकारी है। आम आदमी ये बात उन्हें क्यों कहेंगे? उन्हें कहने में इन्हें डर तो लग ही रहा होगा। हर साल ना जाने कितने लोग काशी यात्रा पर हम भेजते हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत दिखाकर ये बात नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोग डरते हैं। किसी ने ये बात नहीं की, मतलब ऐसी कोई गलती हुई ही नहीं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। हमारे अधिकारियों को ऐसी गलती करने की क्या जरूरत है, जबकि बाकी राज्यों के मुताबिक हम उन्हें अधिक वेतन देते हैं और उचित समय पर देते हैं, और हमारे तरफ से लोग काशी यात्रा पे जा रहे हैं, तो इसमें पैसे मांगने की क्या बात है? महाराज, आपका मन बहुत ही साफ है। आपको लगता है आपकी तरह लोग भी ऐसे हैं, आप उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें। फिर भी कुछ अधिकारी ऐसा करते हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है, लेकिन मैं किसी पर जानबूझकर आरोप नहीं लगा रहा हूँ महाराज। इस बात की केवल तुम्हें सूचना मिली है, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। इसे मिलने तक तुम्हें रुकना चाहिए। अगर तुम्हारे कहे अनुसार हमारे अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो हम उन्हें उचित दंड देंगे। ये कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ से काशी यात्रा पर निकलते हैं और अगले दिन महाराज अपनी पत्नी धनलक्ष्मी के साथ रथ पर बैठकर नगर में घूमने निकलते हैं। जब वे घूम रहे होते हैं तो रतनलाल नाम के व्यापारी के दुकान में महारानी को जरी की साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। वे दुकानदार से कहती है, हमारे देश से जो अन्य देश में वस्तुएं जाती है वो यही है। मैं जानती थी, लेकिन तुम्हारे जरी के जो कपड़े हैं, कारीगरी है, वो मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ की साड़ियाँ आपको पसंद आई, ये हमारा सौभाग्य है महारानी। बताइए आपको कितनी साड़ियाँ चाहिए? रानी कुछ साड़ी और कपड़े एक तरफ रखती हैं, हमारे महल भिजवा दीजिएगा। ऐसा कहकर महारानी चली जाती है। फिर महारानी राजमहल में लौटकर महाराज से कहती है, मैंने कुछ साड़ियाँ और कपड़े मंगवाए हैं, मंत्री जी से कहकर मंगवा दे।
महाराज मंत्री को बुलाकर कहते हैं, महारानी ने रतन लाल की दुकान से कुछ वस्त्र अपने लिए चुने हैं, पैसे चुकाकर उन्हें ले आइएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री इतना कहकर दूसरे अधिकारी को ये सौंप देते हैं और दूसरा अधिकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी को और वो अधिकारी सिपाही को। सिपाही जब रतनलाल की दुकान पर जाते हैं, महारानी को तुम्हें पूरी दुकान दे सकता हूँ, लेकिन ये तो महारानी की पसंद के कपड़े हैं। रतनलाल खुशी खुशी महारानी को 25 जरी की साड़ियाँ और 25 रत्न जरी की साड़ियाँ देते हैं और सिपाही को मुफ्त में 2 जरी की साड़ियाँ देते हैं। हमें जो दे रहे हो उचित है, लेकिन हमसे जो ऊपरी अधिकारी है उन्हें क्या दे रहे हो? सिपाही की ऐसा कहते ही रतनलाल बिना समझे कर वसूल करने वाले अधिकारी और अधिकारी को जरी की साड़ियाँ और कुछ कपड़े दे देते हैं। उस रात रतनलाल को नींद नहीं आती और मन ही मन ऐसा सोचता है, आज जो महारानी को मैंने रत्न से जरे हुए कपड़े दिए हैं इतने महंगे हैं कि मैं कम भी दाम लगाऊंगा तो 1 लाख रुपए तो होंगे। ना जाने महाराज इतने पैसे कब भेजेंगे, पता नहीं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रतनलाल अपने पैसों के बारे में सिपाही और अधिकारी से बात करने से कोई फायदा नहीं था। महाराज के जो सबसे करीब है उन्हें निवेदन पत्र में अपना हिसाब किताब लिखकर सिपाही द्वारा भेज दिया जाता है। जिसके हाथ वो पत्र लगता है वो ऊपरी अधिकारी को देता है। ऊपरी अधिकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी को बुलाता है और कहता है, उस रतन लाल ने कैसे मुनीम जी को पत्र लिखा? अगर ऊपरी अधिकारी के पास जाएगा तो हमारा क्या होगा, सोचा है? तुम्हें पता है ना, एक तो पहले ही मुनीम को हम पे शक है, ये तो मंत्री जी हैं जो संभाल के रखे हैं बात को। काशी यात्री वालों से हम पैसे वसूलते हैं। मुनीम ने महाराज को बता दिया, मंत्री जी ने बातों को दबा दिया। अगर महारानी के कपड़ों वाली बात पता चल गई तो मुनीम हमारी जान ले लेंगे। कुछ हिस्से तुम्हें भी मिले थे ना, तो रतन लाल के मुंह बंद करवाओ, देखना कि उससे ऐसा गलती दोबारा ना हो। इस तरह उसे वो धमकाता है। अगले दिन रतनलाल उम्मीद लगा के बैठा था कि उसके पैसे उसे अब मिल जाएंगे। उसे धोखा और अपमान मिलता है। ऊपरी अधिकारी का आदमी बोलता है, रतनलाल, तुम्हारी दुकानों की तलाश लेनी है। सुना है तुम कर भी नहीं देते हो और तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं। इस तरह रतनलाल को कारागार में डाल देते हैं। इससे उसकी पत्नी और बेटी सदमे में आ जाते हैं और इस तरह 1 महीने बीत जाते हैं। एक शाम रतनलाल के पिता मानिकलाल काशी यात्रा से वापस घर आते हैं। जो कुछ भी हुआ ये सारी बातें जानकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसके दोस्त मुनीम के पास उन्हें ले जाता है। सुनिए, मेरे बेटे से जो अपराध हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। महारानी से जो उसने पैसे मांगे, अब वो पैसे हमें नहीं चाहिए। आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, परंतु उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया है। मैं काशी यात्रा पर गया था, यहाँ नहीं था। अगर मैं होता तो मैं महारानी से पैसे भी नहीं लेता और मेरी ये संपत्ति मेरे बेटे की है और मैं ईमानदारी से कर चुकाता हूँ, ये उसके प्रमाण है। मानिकलाल मुनीम के हाथों में सारे हिसाब किताब देता है। जब मुनीम हिसाब किताब देख रहा होता है तो मानिक बोलता है, अगर आप बुरा न माने तो मेरे बेटे ने मुफ्त में कर अधिकारी और सिपाहियों को कपड़े दिए हैं, यही देखकर हम पे तरस खा लीजिए। मानिकलाल की विनती सुनकर मुनीम उन्हें एक पत्र लिखकर उन्हें देते हैं और कहते हैं, ये पत्र ले जाइए और ऊपरी अधिकारी को देकर अपने बेटे को छुड़ा लीजिए और महारानी को जो साड़ियाँ दी है उनका हिसाब कर कर हम बता देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे पूछना है, तुम जो काशी यात्रा पे गए थे उसके लिए जो पैसे देने होते हैं उससे ज्यादा पैसे तुमने अधिकारियों को दिए थे? मानिकलाल सोचने लगता है, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया तो उसे इतनी सजा मिली है। अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हें किसी से डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो बताओ गलत हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। पिछली बार खाने पीने से भी ज्यादा इस बार पैसे लगे हैं और सरकार की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं उससे भी ज्यादा पैसे इस बार मांगे गए थे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा।
मानिकलाल अपने बेटे रतनलाल को जेल से छुड़ा लेता है और कुछ महीने बीत जाने के बाद उसका बिजनेस बैठ जाता है। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है, इसकी शिकायत तो मैं महाराज से करूंगा। तुम एक व्यापारी के बेटे होते हुए भी तुम्हें कोई काबिलियत नहीं है। तुम्हें कोई काबिलियत नहीं है, इसीलिए तुम इतने दुख उठा रहे हो। तुमने जो महारानी को कपड़े भेजे, इसके बारे में तुमने मुनीम को ना लिखा होता तो कम से कम हमारी मान मर्यादा तो बची रहती। 1 लाख से ज्यादा का माल था, इतने पैसे कौन छोड़ेगा। मैंने तो जो फ्री में अधिकारियों को दिए थे, मैंने उसके पैसे भी नहीं लिए थे। 1 लाख क्या, तूने तो 1 करोड़ कमा लिए होते अगर थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो, और महाराज के दिल भी जीत लेता। ईमानदारी के पैसे मांगना भी पाप है क्या? मांगना पाप नहीं है, मांगने का तरीका सही नहीं था, इसलिए तूने अपनी मान मर्यादा को तूने खो दिया है। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सीधे तरीके से समझाइए। महाराज के अच्छे होने से क्या होगा? महाराज के नीचे जो है, उन्हें हमें अच्छा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और उनसे हमें बैर नहीं लेना चाहिए। व्यापार के रहस्य जान लो और अच्छे से व्यापार करो। कभी कभी ज्यादा ईमानदारी भी हमारा नुकसान कर जाती है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभी भी तो कुछ समझा नहीं। ठीक है पिताजी, आप ही बताइए, बिना बातों को घुमाए सीधा सीधा मुझे बताइए। तुमने पहले ही एक गलती कर दी। महारानी को जो साड़ियाँ और कपड़े दिए थे, उसके साथ साथ में सिपाहियों को मुफ्त में तुमने कपड़े दिए। वो भी एक तरह का रिश्वत ही कहलाएगा। कपड़े देना भी रिश्वत ही है, इसीलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम महारानी के कपड़े स्वयं अपने हाथों से ले जाते तो हमें पैसों के साथ साथ एक अच्छा नाम भी मिलता। अगर तू हमारी दुकान के सामने ये विज्ञापन लगाता, जो महारानी साड़ी पहनती है वो हमारी दुकान में मिलता है, तो हमारा व्यापार और बढ़ जाता और तुम्हें इतना कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। मैंने सत्य कहा ना? आपने तो बिल्कुल सत्य कहा पिताजी। पिता की बुद्धिमानी और उनके व्यापार करने की नीति से रतनलाल सहमत होता है। उसके 15 दिन बाद रतनलाल के पिता का मुनीम का बुलावा आता है। उसके पिता मुनीम के पास जाते हैं तो मुनीम कहते हैं, तुम्हारे बेटे के साथ जो नाइंसाफी हुआ है वो मैंने महाराज को बता दिया है। उन लोगों को दंड मिला है, और यही नहीं, रतनलाल को जो पैसे मिलने थे उसका 2 गुना पैसे मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, तुम जो काशी यात्रा पे गए थे उसका भी पैसा तुम्हें मिलेगा। यहाँ जो रिश्वत लिए जा रहे थे, इसका भाड़ा तुम और तुम्हारे बेटे की वजह से ही खुला है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन सबको नौकरी से ही नहीं हटाया गया, बल्कि जेल में डाल दिया गया। मुनीम मानिकलाल के हाथ में 2 लाख सिक्के दे देता है। मानिकलाल वो पैसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वो पैसे देखकर रतनलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती हैं। उस दिन से रतनलाल अपने पिता से व्यापार सीखकर अपने व्यापार को और बढ़ाता है। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।